हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, HNB GU हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। गाइस, आज हम इस यूनिवर्सिटी का PhD एंट्रेंस टेस्ट 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, HNB GU में PhD एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है और इसकी जो लास्ट डेट है 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है, आप अपना फॉर्म जल्दी से सबमिट कर लीजिए। 2 या 3 दिन का समय अभी है, बाकी है। तो देखिए गाइस, रिसर्च मेथोलॉजी के हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे 2018 का HNB GU का, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का 2018 का PhD एंट्रेंस टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिए। देखिए, शोध का अभिप्राय यहां पर पूछा गया है। शोध का अभिप्राय क्या है? शोध का अभिप्राय क्या है? शोध से आप क्या समझते हैं? शोध का या अर्थ क्या समझते हैं? शोध से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि बार बार खोज करना, नवीन ज्ञान के लिए सत्य की खोज करना और साहित्य की खोज करना, समस्या की खोज करना। अधिकतर स्टूडेंट्स एक के साथ जा रहे हैं कि बार बार खोज करना। बिल्कुल सही, आपने पढ़ा है, रिसर्च मेथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि शोध का अर्थ होता है बार बार खोज करना। लेकिन गाइस, ए इसका आंसर नहीं है। यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर ए नहीं माना है। डेफिनेटली मैंने भी पढ़ा है कि शोध का अर्थ होता है बार बार खोज करना, बार बार रिसर्च करना। लेकिन गाइस, इसका जो सटीक आंसर है, नवीन ज्ञान के लिए सत्य की खोज करना, इसका सटीक आंसर है। यानी कि शोध का अभिप्राय क्या है? नए ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं? सत्य की खोज करते हैं। तो इसका आंसर बी है। बी इसका आंसर है। साहित्य की खोज करना नहीं है और समस्या की खोज करना नहीं है। बी इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खोज यंत्र नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से बताना है कि कौन सा खोज यंत्र नहीं है। गाइस देखिए, 8 अप्रैल को आपका PhD एंट्रेंस टेस्ट है। 8 अप्रैल को है PhD एंट्रेंस टेस्ट HNB GU का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह सब दिया हुआ है। और आपने जब भी आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आपने कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन आए तो देखिए, ना, नहीं, इन चीजों पे विशेष ध्यान देना है। इन शब्दों को जरूर पढ़ना है। अक्सर इन वर्ड को इग्नोर कर लेते हैं और डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन आता भी है वो भी गलत हो जाता है। तो ना, नहीं, इसको विशेषकर इसका ध्यान देना है, इसको पढ़ना है। इसके लिए स्पेशली चश्मा लगा लेना है, ठीक है। और निम्न क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खोज यंत्र नहीं है? तो देखिए, गूगल, डकडकगो, ask.com या MS वर्ड, इनमें से खोज यंत्र कौन सा है? देखिए, गूगल नहीं होगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है। गूगल पे हम बहुत सारी चीजें रिसर्च करते हैं, कुछ भी हमें जानना हो तो गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल नहीं होगा इसका आंसर। डकडकगो ये भी नहीं होगा, ये भी एक रिसर्च का एक उपकरण है। एक ये यूं समझ लीजिए एक वेब ब्राउजर है। इस पर भी हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। कोई भी हमें सर्च करना है, कुछ भी, तो सर्च करते हैं। और ask.com ये भी नहीं होगा। गाइस देखिए, MS वर्ड, जो MS वर्ड है, ये इसका सटीक आंसर है। डी इसका सटीक आंसर है, MS वर्ड। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खोज यंत्र नहीं है? तो MS वर्ड क्या है? इसका एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए।
देखिए शोध ग्रंथ, अब यहां पे लिखा हुआ है शोध ग्रंथ क्या है। एक मिनट गाइस, देखिए अब आपको सही से दिख रहा है ना, क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है ना? ओके, तो शोध ग्रंथ क्या है? यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है संगठित ज्ञान का एक ग्रंथ है शोध ग्रंथ, या किसी के पूर्वाग्रह युक्त विचारों का एक संग्रह है, या एक पुस्तक है, या किसी की खोज का एक लेखा जोखा है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स ए के साथ जा रहे हैं कि संगठित ज्ञान का एक ग्रंथ है, लेकिन इसका आंसर ए नहीं है। ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, और बी भी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा। इसका आंसर है किसी की खोज का एक लेखा जोखा एक शोध ग्रंथ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है डी। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर है, किसी की खोज का एक लेखा जोखा। किसी ने रिसर्च किया है, उसका जो भी थीसिस है, सिनॉप्सिस है, या उसकी जो भी मतलब एक शोध ग्रंथ है, उसका जो भी उसने लिखा है या आर्टिकल लिखा है रिसर्च करके, या उसने सिनॉप्सिस लिखी है, थीसिस लिखा है, तो ये क्या है? एक शोध ग्रंथ है, उसका एक शोध ग्रंथ है। ठीक है, तो किसी की खोज का एक लेखा जोखा क्या है? एक शोध ग्रंथ है। इसमें डिसर्टेशन भी आता है, शोध ग्रंथ भी आता है, यहां तक कि सिनॉप्सिस भी आती है। किस पैटर्न से वो रिसर्च करेगा, तो सिनॉप्सिस को भी यहां पर हम लेखा जोखा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिए। देखिए अभी हम यहां पर 3 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी हम 2018 का कर रहे हैं, फिर 2019-20 का करेंगे, और हमारे पास देखिए 21-22 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट और फैक्ट, देखिए यही क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। सबसे पहली बात यह है, अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी फैक्ट के साथ आपका प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी आपका जो करंट एग्जाम होगा इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ होगा और इन्हीं फैक्ट के साथ होगा। हाँ, कुछ फैक्ट चेंज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर यही रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का ही पैटर्न रहेगा। नहीं, यहां पर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध का गुण है? गुण नहीं है, देखिए नहीं है, इसको विशेष ध्यान से इसको पढ़ना है, नहीं ना नहीं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध का गुण नहीं है? प्रतिकृति दोहराने लायक कर्मबद्ध विधि, या नैतिक भाव या अनैतिक भाव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने, अनैतिक भाव शोध का गुण नहीं है, अनैतिक भाव। डी इस क्वेश्चन का आंसर है, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वेक्षण शोध में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोपयुक्त है? क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप, क्वेश्चन तो मैंने भी पढ़ लिया है, एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए सर्वेक्षण शोध में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोपयुक्त है, यानी कि सर्वेक्षण शोध में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन यहां पूछ रहा है। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, औसत, माध्यिका, मानक विचलन या बहुलक। तो देखिए बहुलक नहीं होगा, बहुलक नहीं होगा,
और औसत भी नहीं होगा, माध्यिका नहीं होगा, इसका आंसर होगा मानक विचलन। देखिए सी इसका करेक्ट आंसर है, मानक विचलन। शोध में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है मानक विचलन। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए प्रश्नमाला 1 है। प्रश्नमाला क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रश्नमाला 1 यानी कि प्रश्नमाला क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है मापन तकनीकी है, आंकड़े संग्रह करने का उपकरण, आंकड़े विश्लेषण की विधि या शोध पद्धति। गाइस मैं यहां पर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं। देखिए आप जल्दी से करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, ना ही फैक्ट को समझ पाएंगे, ना ही कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ना ही आप क्वेश्चन को कैच कर पाएंगे। इसीलिए आराम से पढ़ा रहा हूं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। आप समझ पाए, ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन से रिलेट कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। यही आपको जब आपका एग्जाम होगा 8 अप्रैल को आपको यही करना है। देखिए प्रश्नमाला क्या है, मापन तकनीकी नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। और अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर डी आ रहा है, लेकिन डी नहीं है, शोध पद्धति भी नहीं होगा। प्रश्नमाला क्या है, आंकड़े संग्रह करने का एक उपकरण है, सी भी नहीं होगा, इसका आंसर बी है। प्रश्नमाला क्या है, बी। देखिए यूनिवर्सिटी ने, मैं जानता हूं कुछ लोगों का यहां पर डी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है, लेकिन यहां पर आंसर, सटीक आंसर इसका बी है। यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर बी माना है और इसका आंसर बी करेक्ट है। प्रश्नमाला क्या है यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चनरी क्या है, तो आंकड़े संग्रह करने का एक उपकरण है। प्रश्नमाला का जो प्रश्नमाला को कहा जाता है क्वेश्चनरी। जब आप कोई सर्वेक्षण करते हैं हार्ड कॉपी पे, वहां पर एक क्वेश्चनरी रहता है और हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। आगे ना आपको बात समझ में, डेटा कलेक्ट करते हैं यानी कि प्राइमरी डेटा हम लेते हैं जब डोर टू डोर, तो क्वेश्चनरी के माध्यम से लेते हैं। तो वही एक मेथड है, यानी कि आंकड़े संग्रह करने का उपकरण। ठीक है, तो यही इसका बी सटीक आंसर है। उपकरण शब्द से थोड़ा आंसर आप कैच नहीं कर पाए, तो इसका सटीक आंसर बी है, आंकड़े संग्रह करने का उपकरण। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिएगा और आंसर दीजिए। देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित होता है। कारण और प्रभाव, देखिए कारण प्रभाव संबंध स्थापित होता है वर्णनात्मक शोध में या ऐतिहासिक शोध में, व्यवहारिक शोध में या प्रयोगात्मक शोध में। देखिए वर्णनात्मक शोध में कारण और प्रभाव नहीं होता है। सबसे पहले वर्णनात्मक शोध में क्या करते हैं, हम वर्णन करते हैं। ऐतिहासिक शोध में भी हिस्ट्री देखी जाती है, इतिहास देखा जाता है, और इसमें कारण और प्रभाव नहीं देखा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक में भी नहीं देखा जाता है, बिहेवियर में। प्रयोगात्मक शोध में देखा जाता है। देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर बी आ रहा है, ऐतिहासिक शोध, लेकिन बी नहीं है, बी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मैं आपका आंसर देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो बी कह रहे हैं। ऐतिहासिक शोध कैसे होगा? देखिए फैक्ट कहां पर होता है, रीजन कहां पर देखा जाता है, प्रयोगात्मक में देखा जाता है, तो इसका आंसर डी होगा। प्रयोगात्मक शोध में ही कारण और प्रभाव देखा जाता है, ऐतिहासिक शोध में नहीं देखा जाता है। ऐतिहासिक शोध में हम क्या करते हैं, जो ऐतिहासिक स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें हम कारण और प्रभाव नहीं देखते हैं, प्रयोगात्मक शोध में देखा जाता है। तो इसका आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए। वर्णनात्मक शोध में सम्मिलित है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए।
देखिए मात्रात्मक शोध में सम्मिलित है किसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना, किसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना, किसी प्रश्न के उत्तर के लिए अंक या आंकड़ों को एकत्र करना या प्रमाणों को एकत्र करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर यहां पर आ रहा है डी। क्या बात है, देखिए डी इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी मात्रात्मक शोध। देखिए मात्रात्मक शोध क्या होता है, आपने गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध पढ़ा होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यहां पर जो सटीक आंसर है किसी प्रश्न के उत्तर, यानी कि कोई भी प्रश्न है उसके उत्तर के लिए हम जो अंक या आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। आपने पढ़ा होगा रिसर्च में जो मात्रात्मक शोध होता है उसको हम क्या करते हैं, सीरीज नंबर में कलेक्ट करते हैं, यानी कि डेटा को हम कैसे करते हैं, सीरीज नंबर में कलेक्ट करते हैं, अंक या आंकड़ों में कलेक्ट करते हैं मात्रात्मक शोध को। और गुणात्मक शोध को हम कैसे करते हैं, सब्जेक्टिव तरीके से, यानी कि थीम के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर, सटीक आंसर इसका क्या है, बी है, बी इसका सटीक आंसर है। देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध में हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हम आंकड़ा एकत्रित करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, सांख्यिकी विधि में कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सीरीज नंबर में कलेक्ट करते हैं। और गुणात्मक शोध में हम कैसा करते हैं, एक सब्जेक्टिव तरीके से, यानी कि थीसिस के माध्यम से भी हम गुणात्मक शोध में डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन मात्रात्मक शोध में हम सांख्यिकी विधि के माध्यम से ही कलेक्ट करते हैं। तो बी इसका सटीक आंसर है। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। गाइस थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, क्लास का समय नहीं, अभी तो टाइम है वैसे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, शोध का समय प्रस्तुत की जा सकती है। देखिए मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक कर लिया है, इसके लिए सॉरी। यहां पे लिखा हुआ है शोध समस्या प्रस्तुत की जा सकती है। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन को पढ़ना है। अधिकतर हम यही गलती करते हैं, मुझसे भी बहुत बार ये गलती हो जाती थी पहले, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता हूं। हाँ कभी मिस्टेक से हो जाता है, जब टाइम कम होता है तब हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ना चाहिए और ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, उसके बाद ही आंसर देना चाहिए। शोध समस्या प्रस्तुत की जा सकती है, तो यहां पर दिया हुआ है केवल प्रश्न में या केवल कथन के रूप में, ना ही प्रश्न के और ना ही कथन के रूप में, या प्रश्न एवं कथन दोनों के रूप में। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है, सभी का सही आंसर आ रहा है, इसका आंसर डी है। प्रश्न और कथन शोध समस्या प्रस्तुत की जाती है, प्रश्न के रूप में भी और कथन के रूप में भी, ठीक है, दोनों रूप में शोध समस्या जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसे प्रेजेंट किया जाता है, या सॉर्ट आउट भी प्रश्न और कथन के रूप में ही किया जाता है। तो इसका आंसर डी है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित चर आश्रित चर में परिवर्तन का कारण होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित चर आश्रित चर में परिवर्तन का कारण होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, निरंतर चर और स्पष्ट चर। देखिए जो आश्रित चर होता है, सबसे पहले ये कौन होता है, स्टूडेंट्स होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल पढ़े होंगे आपने, वेरिएबल कहा जाता है उसको, जिसको हिंदी में कहा जाता है चर, यानी कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर और निरंतर चर। देखिए जो आश्रित चर होता है वो एक स्टूडेंट्स होता है, इसको अधिगम, स्टूडेंट्स और
इन नामों से जाना जाता है, अध्येता के नाम से जाना जाता है। जो स्वतंत्र चर होता है ये टीचर्स होता है, शिक्षक होता है। ठीक है, कौन होता है स्वतंत्र चर, कौन होता है शिक्षक होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा अनुमानित चर आश्रित चर में परिवर्तन का कारण है। तो देखिए इसका आंसर है स्वतंत्र चर। निरंतर चर नहीं होता है और स्पष्ट कोई चर नहीं होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो 3 वेरिएबल होते हैं। निरंतर चर, इसको सिलेबस कहा जाता है, पाठ्यक्रम कहा जाता है। और स्वतंत्र चर होता है जो अनुमानित चर आश्रित चर में परिवर्तन का कारण होता है। यानी कि जो आश्रित चर होता है, स्टूडेंट्स होता है, उसमें परिवर्तन कौन लाता है, एक स्वतंत्र चर लाता है, यानी कि शिक्षक लाता है। तो इसका आंसर बी है, बी इसका करेक्ट आंसर है, बी। ठीक है, जिन लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा होगा, वो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना का सही अर्थ है। इनमें से बताना है परिकल्पना का सही अर्थ कौन सा है। सत्य के लिए एक दावा है, बस यहां पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है आंसर में, सत्य के लिए एक दावा है। यह सत्य का एक दावा है, यह सत्य के लिए है और यह सत्य का एक दावा है। यह एक संरचनात्मक पूर्व अनुमान नहीं है, संरचनात्मक पूर्व अनुमान नहीं है, और यह एक तार्किक सिद्धांत है। तो इनमें से आपको आंसर देना है। देखिए परिकल्पना का एक सही अर्थ है, अधिकतर स्टूडेंट सी के साथ जा रहे हैं। देखिए सी इसका आंसर नहीं है, सी इसका आंसर नहीं है, एक संरचनात्मक पूर्वानुमान नहीं है। बिल्कुल परिकल्पना का जो अर्थ होता है वो होता है एक परिकल्पना करना, यानी कि पूर्व अनुमान करना, लेकिन इसका सही आंसर नहीं है, पूर्वानुमान नहीं है। ऑप्शन में देखिए यहां पर पढ़ लीजिए, ऑप्शन को नहीं लिखा हुआ है, एक संरचनात्मक पूर्वानुमान नहीं है। यदि पूर्व अनुमान यहां पे नहीं, ये शब्द नहीं होता तो इसका आंसर हो सकता था। इसका आंसर होगा यह सत्य के लिए एक दावा है, सत्य के लिए एक दावा है। ए इसका सटीक आंसर है, ए। देखिए जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं एग्जाम में, जब कभी भी ये हो जाए कि इसका आंसर 2 में से हमें एक चुनना है, यानी कि ए और सी में से एक को चुनना है, तो वहां पर हमने एलिमिनेट मेथड यूज करना है। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परिकल्पना में सम्मिलित है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स देखिए परिकल्पना से सम्मिलित है, क्या है सम्मिलित, अवलोकन, निगमन, प्रमाणीकरण या उपयुक्त सभी। सभी का सही आंसर आ रहा है डी, इसका सटीक आंसर है डी। देखिए परिकल्पना में ऑब्जर्वेशन भी होता है, निगमन भी होता है और प्रमाणीकरण भी होता है, तीनों होते हैं, तीनों यहां पर परिकल्पना में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो डी इसका सटीक आंसर है, डी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसको बहुचयनात्मक प्रश्नों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से किसको बहुचयनात्मक प्रश्नों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए आंसर में क्या दिया है ऑप्शन में, असंरचित प्रश्न, असंरचित प्रश्न, संरचित प्रश्न, पूर्व परीक्षित प्रश्न या उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए आपका जो आंसर यहां पर गलत आ रहा है, आप यहां पर गलत हो गए हैं। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, और बहुत कम स्टूडेंट्स का आंसर डी आया है। देखिए इसका आंसर ए नहीं है, असंरचित प्रश्न नहीं है, संरचित प्रश्न भी नहीं है, और पूर्व परीक्षित प्रश्न नहीं है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुचयनात्मक प्रश्नों में वर्गीकृत किया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो ऊपर के 3 दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर डी है। डी इसका सटीक आंसर है, डी इसका सटीक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं है, 30 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का तत्व नहीं है, वैज्ञानिक विधि का तत्व नहीं है, आंसर दीजिए। अवलोकन, अभिलेखन, रिकॉर्डिंग, विषय सामग्री या सामान्यकरण। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए वैज्ञानिक विधि में, देखिए वैज्ञानिक विधि का तत्व नहीं है, तो जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, जिन्होंने पढ़ा होगा, रिसर्च पढ़ा होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये, शोध अभिवृत्ति का, जिन्होंने रिसर्च पढ़ा होगा, वैज्ञानिक विधि का तत्व नहीं है, तो जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, वो वैज्ञानिक विधि का तत्व है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, अवलोकन नहीं होगा। ठीक है, अभिलेखन, रिकॉर्डिंग, तो वैज्ञानिक विधि का तत्व है अभिलेखन, और रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, देखिए हम जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हम रिसर्च करते हैं, यानी कि साइंटिफिक तरीके से, उसका हम एक रिकॉर्ड भी रखते हैं, यानी कि उसका एक लेखा जोखा भी रखते हैं, एक रिकॉर्ड भी रखते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, वैज्ञानिक विधि का तत्व नहीं है। तो देखिए विषय सामग्री इसका एक तत्व नहीं है। ठीक है, ये इसका सटीक आंसर है, और सामान्यकरण भी नहीं होगा। तो देखिए वैज्ञानिक विधि का तत्व नहीं है, तो सी इसका है, विषय सामग्री नहीं है, वैज्ञानिक विधि का तत्व नहीं है, विषय सामग्री, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए आपके जो आंसर है मैं उनको पढ़ रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन है जो शोध की आगमन विधि, प्री पीएचडी किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का ये क्वेश्चन एक फेवरेट क्वेश्चन है, और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन को पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, क्वेश्चन को पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, लेकिन इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने आगमन विधि या निगमन विधि पढ़ा है, टीचिंग में भी और रिसर्च में भी, दोनों में ये है, शिक्षण अभिवृत्ति और शोध अभिवृत्ति दोनों में यह टॉपिक है, आगमन विधि और निगमन विधि। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए अधिकतर लोग सी के साथ जा रहे हैं, संरचनात्मक अध्ययन नहीं होगा, और 2 चरों की तुलना बिल्कुल नहीं होगा, और अधिकतर स्टूडेंट्स सी के साथ जा रहे हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब स्टूडेंट्स यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, इन दोनों में से कौन से हैं। खांसी भी हो रही है। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स विशिष्ट से सामान्य की ओर डी के साथ जा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि है, इसका सही आंसर डी है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि है, और जो निगमन विधि होता है इसका अपोजिट होता है, आगमन का अपोजिट होता है निगमन विधि।
इसका जो आंसर होगा, यहां पर अगर शोध की निगमन विधि, अगर आगमन की जगह निगमन लिखा होता, निगमन शब्द लिखा होता, तो हमारा आंसर डेफिनेटली सी होता, डेफिनेटली सी होता। लेकिन अभी जो आंसर है डी होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। जल्दी से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। यहां पर देखिएगा इस समय बहुत ज्यादा हो गया है और अभी तक हमने 15 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, 15 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे फटाफट। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, शोध नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयत्न है, किसने कहा है? यानी कि शोध नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयत्न है, किसने कहा है? रेडमैन एंड मोरे, पीवी यांग या जॉन डीवी, सीए मोजर, इनमें से किसने कहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए यहां भी आप लोग गलत हो गए हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ए इसका आंसर नहीं होगा, ए इसका आंसर नहीं है। और पीवी यांग तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर ए आ रहा है, लेकिन ए इसका आंसर नहीं है। देखिए सी भी नहीं है, इसका आंसर डी है, सी ए मोजर, सी ए मोजर इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पर जो ये सिंपल रटाया हुआ क्वेश्चन है कि शोध नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयत्न किसने किया था, तो यहां पर सी ए मोजर ने किया था। देखिए मुझे भी, जब मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम किया था, मुझे भी लगा था कि इसका आंसर ए है, रेडमैन एंड मोरे ने किया था। लेकिन जब मैंने एक्सप्लेनेशन देखा, बुक्स पे पढ़ा फिर से, और देखिए यूनिवर्सिटी की जो आंसर की देखी, तो इसका आंसर करेक्ट डी ही था, डी इसका करेक्ट आंसर है। सी ए मोजर ने ही नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न किया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अपना आंसर दीजिए। गाइस यहां पर ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से खांसी भी हो रही है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है और इस वजह से जुकाम खांसी सबको हो रहा है वैसे, बिल्कुल। शोध में वस्तुनिष्ठता है, शोध में वस्तुनिष्ठता है, तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से दीजिए। यहां पर भी अधिकतर स्टूडेंट्स आंसर गलत दे दिया है। देखिए व्यक्तिगत प्रयोजन से साक्ष्यों का परीक्षण करना, बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्ष्यों का परीक्षण करना, और स्वयं के स्वार्थ के आधार पर साक्ष्यों का परीक्षण करना, नैतिक मूल्यों के आधार पर साक्ष्यों का परीक्षण करना। और अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर यहां पर डी आ रहा है। हेलो नीरज, यार मैं क्लास में अभी, हाँ मैं क्लास में अभी। गाइस अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर यहां पर डी आ रहा है, नैतिक मूल्यों के आधार पर साक्ष्यों का परीक्षण करना। शोध में वस्तुनिष्ठता क्या है? तो डी इसका आंसर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, डी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, सबका आंसर यहां पर डी आ रहा है, नैतिक मूल्यों के आधार पर साक्ष्यों का परीक्षण करना, लेकिन इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है सी भी नहीं होगा, इसका आंसर बी है, बी होगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्ष्यों का परीक्षण करना। देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है? माइंडसेट। हम एक धारणा बना लेते हैं ना किसी के बारे में। अगर हमें कोई नई जगह जानी है और हमने एक धारणा बना ली कि बहुत दूर होगा,
यानी कि पैदल हमें ट्रैवल करना होगा, वहाँ पर पैदल बहुत ज़्यादा चलने के लिए है और बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, एक माइंड सेट कर लिया हमने, इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक पर तो हमें क्या करना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, साक्ष्यों के आधार पर ही परीक्षण करके रिसर्च करना है। तो इसका आंसर, सटीक आंसर इसका बी है। अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे से डीपली पढ़ा है वो लोग मिस्टेक नहीं करते हैं। जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ा है और ऑप्शन में सारे आंसर को, जो आंसर के ऑप्शन है उनको अच्छे से पढ़ा है, रिलेट करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो शोध में वस्तुनिष्ठता है। तो यहाँ पर पूर्वाग्रह शब्द, जो पूर्वाग्रह है ना, अधिकतर स्टूडेंट्स इसका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। जो हमारा माइंड सेट होता है किसी के बारे में, इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी है, और जो साक्ष्य है उन्हीं के परीक्षण के आधार पर ही अपनी रिसर्च करनी है। तो बी इसका सटीक आंसर है, बी इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। कार्यांतर शोध प्रकार, कार्यांतर शोध प्रकार। देखिए मैं सबके आंसर पढ़ रहा हूं, यहां पर सभी के आंसर मैं देख रहा हूं। कार्यांतर शोध प्रकार क्या है, तो देखिए अन्वेषणात्मक शोध का, अन्वेषणात्मक शोध का, या विवरणात्मक शोध का, या ऐतिहासिक शोध का, या प्रयोगात्मक शोध का। यहां पर जो कार्यांतर शोध है, इसका कार्यांतर शोध क्या होता है, तो कार्यांतर शोध होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी के आंसर किस, कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी भी दे रहा है। बहुत कम बच्चे इसका आंसर डी दे रहे हैं, लेकिन जो कार्यांतर शोध है इसका करेक्ट आंसर इसका डी है। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सपेरिमेंट, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्यांतर शोध में करते हैं, प्रयोगात्मक शोध में करते हैं। प्रयोगात्मक शोध एक मेथड है और कार्यांतर शोध क्या है, एक विधि है। मतलब दोनों का मतलब क्वेश्चन कार्यांतर शोध प्रकार, यानी कि कार्यांतर शोध क्या है, एक प्रकार है, और प्रयोगात्मक शोध क्या है, एक विधि है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर है। संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन मुख्य चरण है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है। संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन मुख्य चरण क्या है, पुनरावलोकन यानी कि पुनरावलोकन मुख्य चरण है संबंधित साहित्य का। तो इसका आंसर क्या है, शोध प्रक्रिया का, यानी कि शोध पद्धति का, प्रतिचयन पद्धति का, या सांख्यिकी पद्धति का। तो जो पुनरावलोकन मुख्य चरण है संबंधित साहित्य का, संबंधित साहित्य का, वो क्या है, ए इसका आंसर नहीं है, बी नहीं है और सी नहीं है, इसका आंसर डी है। अधिकतर स्टूडेंट्स के आंसर बहुत सही आए हैं, डी, डी इसका करेक्ट आंसर है, सांख्यिकी पद्धति का। जब भी हम किसी साहित्य का पुनरावलोकन करते हैं और मुख्य चरण में सबसे पहले तो क्या करते हैं, सांख्यिकी पद्धति का करते हैं। इसमें कितने पेज हैं, कितना इसका डेटा है, कितने पॉइंट ऑफ हैं इसके, ये सारा कुछ देखा जाता है, समझ गए ना। सबसे पहले तो इसका पेज देखा जाता है, कितने पेज की, कितना पेज का साहित्य है। फिर हम देखते हैं इनमें से कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारा कुछ देखा जाता है। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आंसर दीजिए। ऐसे प्रश्न, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे हो गया, लेकिन यहां पर ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्न जो शोध उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं,
शोध प्रश्न, सरल प्रश्न, परिमोत्तर प्रश्न या साक्य प्रश्न? इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर बच्चों का सही आ रहा है, कुछ तो डी के साथ चले गए हैं, कुछ लोग ए के साथ। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए डी के साथ भी जा रहे हैं बच्चे। इसका जिन बच्चों ने ए दिया हुआ है, इसका आंसर ए दिया है, उनका आंसर यहां पर करेक्ट है। ए करेक्ट है, बी नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है। जब भी हम ऐसे प्रश्न जो शोध उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं वे शोध प्रश्न कहलाते हैं। सारे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री पीएचडी एंट्रेंस में रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति और शिक्षण अभिवृत्ति से। हाँ, कम्युनिकेशन और अन्य सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं, लेकिन हायर एजुकेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हायर एजुकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए इसका आंसर ए है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। सो गाइस आज 20 क्वेश्चन ही किए जाए, जल्दी से बताइए इतने ही क्वेश्चन कर लिए जाए या कंप्लीट 30 क्वेश्चन किए जाए? कुछ लोगों का कहना है कि सर 25 क्वेश्चन करवा लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर 30 क्वेश्चन करवा लीजिए। देखिए 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स का कहना है कि सर 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा लीजिए, तो 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? प्रतिदर्श, ठीक है, जल्दी जल्दी से करेंगे। प्रतिदर्श आंकड़ों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सांख्यिकीय है। यानी कि प्रतिदर्श जो आंकड़ों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णित करने की प्रयुक्त की जाने वाली जो सांख्यिकी है वो क्या है? यहां पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा मिस्टेक कर लिया है, इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीटली गलत कर लिया है। अनुमानिक सांख्यिकी नहीं है, विवरणात्मक सांख्यिकी और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। और अधिकतर स्टूडेंट्स यहां पर सी के साथ चले गए हैं, जो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। सी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स चले गए हैं, लेकिन यहां पर इसका आंसर सी नहीं है और कुछ तो ए के साथ भी चले गए हैं। देखिए गाइस इसका आंसर बी है, डी भी नहीं है, बी इसका आंसर है, विवरणात्मक सांख्यिकी। बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिदर्श आंकड़ों की महत्वपूर्ण विशेषताओं, देखिए जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको वर्णित करने के लिए, यानी कि जो आंकड़ों की जो विशेषताओं को वर्णित करने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयुक्त की जाने वाली सांख्यिकी है वो क्या है? विवरणात्मक सांख्यिकी है। तो बी इसका सटीक आंसर है, बी इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा जल्दी से। देखिए क्वेश्चन यहां पर पूछा क्या गया है? वे चर जो अध्ययन में शामिल नहीं है, वे चर जो अध्ययन में शामिल नहीं है किए जाते हैं, शामिल नहीं किए जाते हैं क्योंकि या तो शोधकर्ता ने उनके प्रभाव की संभावना पर विचार नहीं किया है या क्योंकि उनके सटीक तरीके से पहचाना नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? मध्यस्थ चर होते हैं, अंतरशील चर होते हैं, नियंत्रित चर होते हैं और उपयुक्त सभी। और सभी का आंसर सरकारी ऑप्शन डी आ रहा है। डेफिनेटली सबका आंसर डी आ रहा है। देखिए
अक्सर इन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है और रिलेट करना है। हर क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होता है। देखिए हर एक नंबर, हर 2 नंबर आपका एंट्रेंस क्वालिफाई करा सकता है। हर एक नंबर, हर 2 नंबर आपका एंट्रेंस को डिसक्वालीफाई भी करा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझ के आंसर देना है। अधिकतर स्टूडेंट्स डी के साथ चले गए हैं, लेकिन इसका आंसर डी नहीं है। मैं देख रहा हूं आपके आंसर। देखिए मध्यस्थ चर इसका नहीं होगा, मध्यस्थ चर भी नहीं होगा और नियंत्रित चर भी नहीं होगा, और डी तो बिल्कुल ही नहीं होना था। इसका है अंतरशील चर। देखिए जब भी हम अध्ययन करते हैं और जब हम चरों का वेरिएबल को शामिल नहीं करते हैं, अब इस क्यों नहीं करते हैं, इसका कुछ रीजन दिया हुआ है कि शोधकर्ता ने यानी कि शोधकर्ता ने उनके प्रभाव की संभावना पर विचार नहीं किया, या फिर क्या नहीं किया, उन्हें सटीक तरीके से पहचाना नहीं है। इसीलिए शोधकर्ता ने चर को अध्ययन में शामिल नहीं किया है। तो जो अंतरशील चर होता है, यानी कि जो जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल एक्टिविटी होती है, जो इंटरनल एक्टिविटी होती है, इसको हम इंटरनल एक्टिविटी भी कहते हैं। अंतरशील चर को इंटरनल एक्टिविटी होती है, जो उसको ध्यान में नहीं रखा है। ठीक है, ध्यान में नहीं रखा गया है। कहने का मतलब है जो इंटरनल एक्टिविटी की जो इंटरनल एक्टिविटी में जो वेरिएबल शामिल होते हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। शोधकर्ता ने जो अंतरशील चर में जो शामिल होता है, उन चरों को शामिल नहीं किया है, उन चरों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। वो चर क्या क्या है, प्रभाव की संभावना पर विचार नहीं किया है और सटीक तरीके से पहचाना नहीं है। तो 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, 2 यहाँ पर पॉइंट। संभावना की चर पर विचार नहीं किया है और पहचाना नहीं है, यानी कि सटीक तरीके से पहचाना नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, बी इसका करेक्ट है। आई नो, मैं समझ सकता हूं आप इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या कहते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन है ये। जिन लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है वो अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ये वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरनल वेरिएबल होता है, जो अंतरशील चर होते हैं, नियंत्रित चर होते हैं, मध्यस्थ चर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नियंत्रित चर है, तो नियंत्रित चर होता है जो वो किसके पास होता है, शिक्षक के पास होता है। मध्यस्थ चर होता है जो वो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसके मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मध्यस्थ चर में होता है। सिलेबस क्या होता है, मध्यस्थ चर में होता है, जो टीचर और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में, तो क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लीजिए। बिल्कुल ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन है इस क्लास का, तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए जो कंप्लीटली क्लास को देखेंगे वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फैक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो क्लास को कंप्लीटली देखिएगा, और मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं, बहुत ही आराम से पढ़ाता हूं, स्लो में पढ़ाता हूं। मैं यहां पर जल्दी से इतने समय में मैं अब तक 50 क्वेश्चन करवा लेता, लेकिन आपके समझ में कुछ भी नहीं आता, तो फिर मतलब ये क्लास पढ़कर कोई फायदा नहीं होता आपका। जब आप एग्जाम में जाएंगे, देखिए इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन्हीं फैक्ट के साथ वहां पर क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। देखिए सही होने पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के कारण हुई त्रुटि कहलाती है। तो क्या कहलाती है त्रुटि, आंसर दीजिए। मेरा फोन ही बंद हो गया है। देखिए अधिकतर स्टूडेंट यहां पर सी के साथ चले गए हैं।
देखिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के कारण जो त्रुटि होती है, तो इसका सी इसका आंसर नहीं है, डी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर ए होगा, बी भी इसका आंसर नहीं है। देखिए इसका आंसर ए है, ए इसका करेक्ट आंसर है। कुछ लोग सी के, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर सी के साथ गए हैं और डी के साथ गए हैं, ए बी पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। मैं आपके जो आपके आंसर है उनको मैं पढ़ रहा हूं। तो देखिए इसका आंसर ए है, टाइप फर्स्ट होता है वो त्रुटि होती है शून्य परिकल्पना को, जो शून्य परिकल्पना है, जीरो हाइपोथेसिस है, जीरो हाइपोथेसिस है, उसको अस्वीकार करने के कारण जो त्रुटि होती है वो क्या कहलाती है, टाइप 1 त्रुटि कहलाती है, यानी कि टाइप फर्स्ट त्रुटि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन है ये, तो इसको जल्दी से पढ़ लीजिए। एक समय में आंकड़ा संग्रहण पर बल देने वाले अनुसंधान प्रारूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य प्रारूप, अनुदैर्ध्य काट प्रारूप, या प्रयोगात्मक प्रारूप, या उपयुक्त सभी। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। अधिकतर स्टूडेंट्स डी के साथ जा रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं सरकारी ऑप्शन में, लेकिन यहां पर सरकारी ऑप्शन सही नहीं है। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, हर क्वेश्चन का आंसर डी नहीं होता है। और यहां पर देखिए डी तो बिल्कुल नहीं है और सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। एक समय में आंकड़ा संग्रहण पर बल देने वाले अनुसंधान प्रारूप को क्या कहा जाता है? ए नहीं होगा, बी होगा, अनुदैर्ध्य काट प्रारूप कहा जाता है। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर है, अनुदैर्ध्य काट प्रारूप। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो कह रहे हैं ए नहीं होगा, अनुदैर्ध्य काट प्रारूप। देखिए एक समय में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस चीज पे हम ज्यादा बल देते हैं, वो क्या होता है, अनुसंधान का प्रारूप, यानी कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका जो डिजाइन है, उसका जो प्रारूप है, उस पर बल दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसका सटीक आंसर बी है, अनुदैर्ध्य काट प्रारूप। देखिए यहां पर मिस्टेक हो गया है, अनुदैर्ध्य लिखा हुआ है, अनुदैर्ध्य काट प्रारूप। लास्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एक शून्य परिकल्पना होती है, क्या होती है? एक शून्य परिकल्पना होती है। तो एक शून्य परिकल्पना क्या होती है? जब चर के मध्य कोई अंतर नहीं है, अनुसंधान परिकल्पना के समान, यह व्यक्तिपरक प्रकृति का, या जब चरों के मध्य अंतर होता है। एक शून्य परिकल्पना क्या होती है? देखिए जो अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर यहां पर डी आ रहा है, जब चरों के मध्य अंतर होता है। देखिए आपका आंसर बिल्कुल गलत है, सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, बी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एक शून्य परिकल्पना होती है, यानी कि जीरो हाइपोथेसिस क्या होती है? जब चर के मध्य कोई अंतर नहीं होता है, दो चर हैं और उनके बीच कोई अंतर नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? शून्य परिकल्पना होती है। तो इसका आंसर क्या है? ए इसका सटीक आंसर है, ए क्या है? इसका सटीक आंसर है ए। सो गाइस, आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी परसों होगी और 25 क्वेश्चन हम करेंगे। गाइस यह कंप्लीट पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? देखिए मैं बता लेता हूं आपको, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा दिस इज स्टडी टेलीग्राम चैनल पे, दिस इज स्टडी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पर सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको कंप्लीट पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा। और देखिए फेसबुक और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, फेसबुक से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा पेज है फेसबुक पेज, और इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है हमारा, तो आप यहां पर भी
फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल को सब ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर मैंने दिया हुआ है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यदि आपको तब भी आपको नहीं मिलता है, कुछ बच्चों को डिस्क्रिप्शन पे जाना समझ में नहीं आता कि कैसे डिस्क्रिप्शन पे जाया जाए, तो देखिए आपको उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर है ये सेव करना है, और व्हाट्सएप नंबर को सेव करके प्रोफाइल पे जाना है और उसको नीचे से स्लाइड करना है। आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक से लेके सारे लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो गाइस, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा।